हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा जो टॉपिक्स है आप देख रहे होंगे स्लाइड पे। नीट 2025 में जो बायोलॉजी क्वेश्चंस आए थे उसका हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था नीट का, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बायो के जो ऐसे थे, इस टाइप के थे कि बहुत सारे बच्चे को सॉल्व नहीं कर पाए थे। और नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग थे, जैसे एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, या फिर आप डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो, या फिर इवेंट बेस्ड क्वेश्चन हो। तो इसमें हम देखेंगे किस किस टाइप्स के और कितने टाइप्स के क्वेश्चन आए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं कि 2025 का जो नीट का कट ऑफ गया है, लगभग 2024 के कंपेरिजन में लगभग 100-150 मार्क का जो है फ़र्क पड़ा है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो ये रहा है कि चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, पेपर एनसीईआरटी से ही आए थे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो चेंज हो गया। तो 25 का जो ट्रेंड है वो सबसे अलग था, सबसे यूनिक था। मेरा दो इस पे बनाने का वीडियो बस मकसद ये है कि 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका जो पैटर्न क्या है वो आपको बताना। इसमें कितने असर्शन टाइप क्वेश्चन हैं, कितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, कितने सिंगल चॉइस ऑप्शंस हैं, और कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, कितने डायग्रामेटिक टाइप क्वेश्चन हैं। कि उन लोगों को इस वीडियो से उन लोगों को फ़ायदा होगा जो नीट 2026 में देने वाले हैं, उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस टाइप से तैयारी करना है, हमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, हमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं कि जिससे मेरा एक अच्छा तैयारी हो जाए। तो मैंने इस पे ही यही सोच के इस वीडियो बनाया हूँ। और मेरा टाइटल सब देख रहे हैं, नीट 2025 बायोलॉजी क्वेश्चंस एनालिसिस मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न है। एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या रहेगा, ट्रेंड्स क्या रहेगा 2026 में, ये भी हम लोग इस पर बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर खालिद, बायो मेंटर। और हम सबसे पहले देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ बायोलॉजी नीट 2025 की अगर हम बात कर लें तो क्लासेस 11-12 की बात कर लें। और टॉपिक्स में बॉटनी जूलॉजी मान के हम चलते हैं। इसमें हम अलग अलग करके देखते हैं 11-12 को मिला के जो बॉटनी के चैप्टर्स बनते हैं या फिर जूलॉजी के चैप्टर्स बनते हैं उसको। तो आप देख रहे होंगे कि बॉटनी से नंबर ऑफ क्वेश्चन 53 आए थे, 53 क्वेश्चन से। उसी तरह जूलॉजी के 37, टोटल मिलके कितने हो गए 90 क्वेश्चन हो गए। मतलब कि 53 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि बॉटनी का वेटेज कहीं ना कहीं ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू जूलॉजी, क्योंकि 53 क्वेश्चंस यानी 90 में आउट ऑफ 53 क्वेश्चन सिर्फ किससे आए, बॉटनी से आए, और 37 क्वेश्चन किससे आए, जूलॉजी से आए। अब उसके बाद आप देखें, इससे आपको आइडिया ये पता चला कि हमें बॉटनी वाले जो चैप्टर्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके इस स्लाइड से, इस एनालिसिस से हमें ये पता चला कि हमें जो भी बॉटनी के चैप्टर हो, क्लास 11th के अंदर हो चाहे क्लास 12th के अंदर हो, हमें सब ज़्यादा फोकस किसके करने हैं, हमें बॉटनी पर ज़्यादा करना होगा। करना तो सबको जरूर, ऐसा नहीं कि जूलॉजी को छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, नहीं। पढ़ना अपन को सब कुछ है, लेकिन बॉटनी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 2025 में ज़्यादा पूछे गए, और यही ट्रेंड मुझे लगता है कि 2026 में भी रहेगा। तो 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट का, उनको बॉटनी पे एक तरह से थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा है। अब बात करेंगे, सर ये बताइए कि क्लास 11 से कितने क्वेश्चन आए थे बायो के 2025 में नीट में, फिर क्लास 12 से कितने क्वेश्चन आए थे। तो आप मैंने ये यहाँ पे लिख रखा है, क्लास 11th बायोलॉजी से 40 MCQ आए थे, 40 90 में 90 में 40 क्वेश्चन क्या थे, क्लास 11th बायोलॉजी से थे। और क्लास 12th बायोलॉजी से कितने थे, 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो क्लास 11th बायोलॉजी से कितने थे, 40 MCQ, क्लास 12th बायोलॉजी से 50 MCQ थे। तो 50 को हम ऐड कर देंगे तो टोटल 90 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ये बात करेंगे, सर क्लास 11th के बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस आए थे उसका क्या लेवल था, इजी कितने क्वेश्चन थे, मीडियम कितने थे, डिफिकल्ट कितने थे। उसी तरह क्लास 12th के जो बायोलॉजी से क्वेश्चंस आए थे उसमें इजी कितने क्वेश्चन थे, मीडियम कितने थे, डिफिकल्ट कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए थे। तो इस पर भी हम बात करेंगे। पहले आपने ये देखा कि क्लास 11 से 40 MCQ हैं और क्लास 12 से 50 MCQ हैं। इससे मेरा कंक्लूजन क्या निकला
कि क्लास 12 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए, मतलब क्लास 12 को ज़्यादा वेटेज देना है। जैसे पहले स्लाइड में मैंने बताया कि बोटनी से ज़्यादा क्वेश्चन आया, तो बोटनी का ट्रेंड ज़्यादा है, और बोटनी से चाहे वो 11th हो चाहे 12th के बोटनी दोनों मिला के उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इससे क्लास वाइज अगर हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो क्लास 12 से 50 क्वेश्चन आए थे एज कंपेरिजन टू क्लास 11 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता होगा, नीट में बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन आते हैं। 90 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो है आपको क्लास 12 से देखने को मिले, और 40 क्वेश्चन जो है आपको क्लास 11 बायोलॉजी से देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कि क्लास 11 बायोलॉजी से जो है कितने क्वेश्चंस इजी थे, कितने मीडियम थे, कितने डिफिकल्ट है। यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे होंगे, ये क्लास 11 बायोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ। इजी क्वेश्चन कितने थे? 18 क्वेश्चन हमारे कैसे थे? इजी क्वेश्चन थे। मीडियम की अगर बात कर ले, 16 क्वेश्चन कैसे थे? मीडियम थे। डिफिकल्ट कितना? मात्र ओनली 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इजी और मीडियम, तो इजी से हम इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। बात रहा डिफिकल्ट का, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी जो है आपको एनसीईआरटी के डीप लाइन पढ़ने होंगे, एनसीईआरटी को अच्छे समझ के पढ़ना होगा। आपको नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आप और बेहतर कर सकें। तो आपको यहाँ से मैंने देखा कि टोटल जो है 40 क्वेश्चन क्लास 11 से आए थे, जिसमें डिफिकल्ट ओनली 6 क्वेश्चन थे, जो अगर आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ेंगे वो भी कर ले जाएंगे, ठीक है। इस बार 2025 में ऐसा था कि 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आए थे। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो बाकी सब जो है एनसीईआरटी बेस्ड थे। क्लास 12 की अगर हम बात कर ले, तो इजी क्वेश्चन इसमें भी देखिए 18 क्वेश्चन इजी है हमारा है। मीडियम की अगर बात कर ले तो 19 है, ठीक है। डिफिकल्ट इसमें देखिएगा 30 क्वेश्चन। आपको सर कि 12th में डिफिकल्टी क्यों बढ़ गया? तो 12th में जो है जेनेटिक्स, जो कॉन्सेप्चुअल सब चैप्टर्स हैं वो 12th के अंदर है। चाहे वो जेनेटिक्स की बात कर लें, चाहे आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंटेंस की बात कर लें, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो यहाँ पर कंसेप्चुअल सिस्टम चैप्टर्स हैं, और वहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेंस से बना लेगा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, और जैसे अगर आप बात कर ले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंटेंस से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए वहाँ से नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आए? 50 क्वेश्चन आए हैं, ये क्लास 12 बायोलॉजी से आया है। तो इससे कंक्लूजन हमारा ये निकला कि ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 से ज़्यादा हैं कंपेरिजन टू 11th, और इजी मीडियम जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफ़िकल्ट का लेवल बहुत कम होता है। अगर हम डिफ़िकल्ट कब कहते हैं? जब क्वेश्चंस को लेंदी किया जाता है तब का है। ये नहीं है कि डिफ़िकल्ट हम इसलिए कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी। आउट ऑफ एनसीईआरटी सिर्फ 2025 में मैंने देखा 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे जो एनसीईआरटी में नहीं थे। बाकी सारे क्वेश्चन 87 क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे, मौजूद थे। अगर आप एनसीईआरटी सही से पढ़े होंगे तो आपसे सॉल्व जरूर हुआ होगा। तो सर अब डिफ़िकल्ट कैसे कह रहे हैं यहाँ पे? मैं डिफ़िकल्ट इसलिए कह रहा हूँ इसको कि उसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन और उसका लेंदी कर देना, क्वेश्चन के लैंग्वेज को लेंदी कर देना, जिससे अगर आप 1 मिनट के अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 2 मिनट 3 मिनट लग रहा है, तो क्या होगा? लेंदी डिफ़िकल्ट ही माना जाएगा। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन का मतलब होता है कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप टाइम ड्यूरेशन के अंदर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर कंपटीशन निकलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो कंपटीशन इसी को कहते हैं कि टाइम लिमिटेशन होता है, वहाँ पे आप उस लिमिटेशन के अंदर ही सॉल्व करना। अगर आप टाइम जो ड्यूरेशन मिला है पर क्वेश्चन अगर 1 मिनट है तो 1 मिनट में अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो ठीक है। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर वो क्वेश्चन डिफिकल्ट में होगा। डिफिकल्ट बेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के आधार पे पढ़ाए जाते हैं। तो ये था क्लास 11 और क्लास 12 के बेस पे मैंने बताया आपको कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस कितने थे, मीडियम क्वेश्चन कितने थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने थे, ठीक है, ये मैंने बताया। अगला है पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो नीट 2026 में देने वाले हैं, जो नीट 2026 में देने। मैं बता रहा हूँ कि ये उन स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा तो जो नीट 2026 में देंगे। और यही पैटर्न आप लिख के ले लीजिए, यही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होगा, किसी से ज़्यादा पूछ लिया जाए, किसी से कम,
लेकिन यही पैटर्न रहेगा ओवरऑल। तो पैटर्न की बात कर ले, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले, तो सिंगल करेक्ट के आप देख रहे हैं, सिंगल करेक्ट जो सिंगल ऑप्शन चॉइस क्वेश्चन आते हैं उससे 37 आए। कितने आए हैं? 37 आए। आप देखिए 37 क्वेश्चन तो आपको सिंगल चॉइस, जो 4 ऑप्शन से एक उसमें से सही है वो करना होता है। इनकरेक्ट करेक्ट पूछाने वाले स्टेटमेंट दे देता, पूछता कि इसमें कितने करेक्ट है इनकरेक्ट है, उस तरह के 16 क्वेश्चन आए, 16 क्वेश्चन आए। ठीक है। असर्शन रीजन ओनली 5 क्वेश्चन आए। देखिए असर्शन रीजन कितने, ओनली 5 क्वेश्चन आए। स्टेटमेंट टाइप अगर क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो 8 क्वेश्चन आए। कितने आए? 8 क्वेश्चन आए। मैच द कॉलम कितने आए? 11 क्वेश्चन आए। मैच द कॉलम कितने आए? 11 क्वेश्चन आए। उसी तरह इवेंट बेस्ड क्वेश्चन कितने आए? इवेंट बेस्ड मतलब कि कोई सा कौन सा इवेंट कब हुआ नहीं हुआ, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो ये 4 है। ठीक है। डायग्राम दे के आपसे डायग्राम, और लेकिन डायग्राम एनसीईआरटी का ही डायग्राम रहेगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी डायग्राम नहीं रहता। हाँ, एक क्वेश्चन था जो खुद से बनाया गया था लेकिन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का ही यूज़ किया था। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन 3 थे, जो न्यूमेरिकल बेस्ड मैंने बताया कि क्लास 12 के चैप्टर से बनते हैं जनरली। मल्टीपल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन अगर बात करें 3 क्वेश्चन थे। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है, आप देखिए सिंगल करेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप, असर्शन रीजन टाइप, स्टेटमेंट टाइप, मैच द कॉलम टाइप, इवेंट बेस्ड, डायग्राम बेस्ड एंड नंबरिकल बेस्ड एंड मल्टीपल एग्जाम्पल बेस्ड। टोटल 9 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। 9 वेराइटी हो गया ना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 वेराइटी के क्वेश्चंस पूछे गए, 9 डिफरेंट वेराइटी के। तो ये पेपर को लेंदी किया, ये पेपर को टफ किया। ये नहीं है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे गए और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए, ये नहीं है। इसका वजह सबसे बड़ा है जो आप सामने देख रहे हैं, मैंने एक एक क्वेश्चन पर एनालिसिस करके बताया है। ठीक है, ये है। आप कहेंगे सर इसको कैसे नीट के बच्चे कैसे सही करें, तो सिंगल करेक्ट तो आपके लिए ईजी है कि 4 ऑप्शन है, एक सही करना। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती करेक्ट इनकरेक्ट में। करेक्ट इनकरेक्ट में सीधा एनसीईआरटी का लाइन। अगर आप एनसीईआरटी को पकड़ अच्छा है, एनसीईआरटी को अच्छे समझ के पढ़ रखे हैं, तो आप करेक्ट इनकरेक्ट को भी निकालोगे। ये भी बहुत टफ नहीं आता। टफ आता है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में भी आपको असर्शन सही है, रीजन भी सही है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं असर्शन को, ये देखना होता है। ये टफ से हो जाता है। ऑप्शन ए जो रहता है असर्शन रीजन सही है और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो ऑप्शन ए जाता है। बी कहता है कि असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी रहता है। सी कहता है असर्शन सही है, रीजन करेक्ट है, इनकरेक्ट है। डी कहता है कि दोनों इनकरेक्ट है। तो असर्शन रीजन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं और इसमें अगर आप फिर मैं कहता हूँ कि थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को भी कर ले जाओगे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन उठ के स्टेटमेंट डालते हैं और आपको पता करना होता है कौन सही है नहीं सही, तो ये भी ईजी ही माना जाए। मैच द कॉलम अगर आप पता है, अगर मैच द कॉलम में सबसे ईजी मानता हूँ कि अगर 2 पता है तो आसानी से आप कर ले जाओगे। और मैच द कॉलम में ज़्यादा कुछ टफ नहीं आता है, एनसीईआरटी की चीज़ें रहती है और मैचिंग करना होता है। इवेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कौन सा इवेंट कब होता है, जैसे किसी का डिस्कवरी बेस्ड क्वेश्चन कह लो कि कौन सा साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर कब डिस्कवर किया, डीएनए का डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल, जैसे एग्जांपल ले लो, डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल किसने दिया था, है ना। या फिर कौन सा इवेंट, किसी तरह का भी इवेंट से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो उस टाइप का आपको दे देगा। ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी का डायग्राम ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने सेल्फ तरीके से वो भी डायग्राम बना के दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही इस्तेमाल करेगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करेगा। अगला है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हर चैप्टर से बनना पॉसिबल नहीं है। खासतौर से मैंने बताया कि क्लास 12 के 2 ऐसे चैप्टर से जहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। पहला जो होता है आप जेनेटिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस। ये 2 ऐसे चैप्टर से जहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और ये आप जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सही कर ले जाएंगे। अब है नेक्स्ट जो वैरायटी है मल्टीपल्स एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ से मल्टीपल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन जो है ये 11-12 के कई चैप्टर्स को मिला के इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो पेपर को और लेंदी किया जा सकते, टफनेस लाया जा सके।
इसलिए लाया जाता है। तो इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होगा, हर चैप्टर पर कमांड रखना होगा, तभी आप कर ले जाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को देख के आपको, खासतौर से जो नीट 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट के बच्चे, और जिनको एक ड्रीम है कि मुझे एमबीबीएस करना है और अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, तो उनके लिए वो एक बार वीडियो देखेंगे, उस चीज़ को एनालिसिस करेंगे, और जो मैंने बताया उसी चीज़ को इसके आधार पे वो टेस्ट देंगे, इसके आधार पे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो वो फायदे में रहेंगे। मैं सीधा कहता हूँ बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, और एक कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक, और ख़ासतौर से पीवाईक्यू रखिए, वो तो है, और कोई एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वैसा टेस्ट हो जो अभी जो नीट का पैटर्न हो उसके आधार पे लेता हो। तो उससे क्या होगा कि आप टेस्ट में प्रैक्टिस करते करते आपको वो आइडिया मिल जाएगा, जो नीट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसका डर खत्म हो जाएगा। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, और कम से कम एक टेस्ट सीरीज किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का देना है नीट के लिए। तो आप यकीन मानो, आपका स्कोर अगर 300, 350, 400 भी आ रहा है, तो अभी टाइम है। अभी ये नवंबर चल रहा है, अभी दिसंबर मई में के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा नीट का, ठीक है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 5 मंथ आपके पास है। आप 5 मंथ में अपने आप को 600 प्लस स्कोर पे ले जाओगे। जो तरीका मैं बताया हूँ उस तरीका पे आप अमल करके देखो, उसको फॉलो करके देखो, यकीन मानो आप 600 प्लस ले जाओगे, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई सारे स्टूडेंट गाइड किया है, मैं खुद 5 ईयर्स पढ़ाया हूँ, बायो पढ़ाया हूँ, अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। तो आप एक बार मेरी बात को मान के देखो, फॉलो करो, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चंस को आपके सामने एनालिसिस करके लाया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये चीज़ हो गया, यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं फिर कहूँगा एक बार कि ये चीज़ मैं पहले कर दे रहा हूँ, सिलेबस हो या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वैरायटी हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे लाऊंगा कि किस टाइप से, अभी मैंने 9 टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताया, उस वैरायटी के 2022 से लेकर 2025 तक कौन सी ईयर में कितने क्वेश्चन आए, किस टाइप के क्वेश्चन आए, उसके आधार पर मैं वीडियो बनाऊंगा कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो है। जब ये सब सारा चीज़ कंप्लीट कर दूंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। मेरा ये सबसे जरूरी मानता है कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता है, उसका ट्रेंड नहीं पता है, और खुद किताब लेके बैठ जाते हैं तैयारी करने के लिए बिना किसी चीज़ को समझे, यकीन मानिए फिर आपका सफलता आपसे दूर भागता चला जाएगा, दूर निकलता चला जाएगा, और जो आपके बाद आएगा वो करके निकल जाएगा। यही तो स्मार्ट वर्क है कि आप, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, हमें तैयारी करने से पहले उस चीज़ का सिलेबस हो, उसका क्वेश्चन पैटर्न हो, उसका क्वेश्चन ट्रेंड क्या है, उसका 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पैटर्न का ट्रेंड क्या रहा है, कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कैसा क्या रहता है, नहीं रहता है, हाँ ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, तो सारे चीज़ को अगर हम एनालिसिस करने के बाद तैयारी करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप एक बेहतर रैंक के साथ, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, वहाँ से आप एमबीबीएस कर रहे होंगे। ये मेरा टारगेट है, और उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। मैं फिर कहता हूँ, मेरा वीडियो आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आपका भी एक हक बनता है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार आप सभी का